कुछ दोस्त मेरे CA/CS की तरफ जा रहे थे, कुछ LLB कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने मन में ये मेरे गांव के ही जो सीरेन भाई साहब हैं वो MP में सिलेक्ट हुए थे, तो उनको देखते आ रहा था मैं कि ये सिलेक्ट हुए हैं, इतना बदलाव ला सकते हैं समाज में उस सेवा के द्वारा। तो मुझे लगा कि इस तरफ जाना चाहिए। अब चूंकि ये मुझे लग रहा है कि एक आध महीने में ज्वाइनिंग भी इनके होने वाली है। अब ये जाएंगे पुस्तक से, ज्ञान से, अब ये क्षेत्र में, समाज में जुड़ेंगे, प्रशासन में जुड़ेंगे। जब आप विकास यात्रा अपनी कोई भी तैयारी की आगे बढ़ा देते हैं, फिर सपोर्टिव चीजें और संसाधन आपको मुहैया होते जाते हैं, मिलते जाते हैं। सामान्य विद्यार्थियों के साथ रहता है कि भाई तैयारी कैसी होती है, क्या होता है, इस दौरान कौन कौन से स्टेज होते हैं, प्रीलिम से लेकर मेंस और इंटरव्यू। तो आप हमारे जो छात्र हैं या फिर जो देखने वाले दर्शक हैं, आप उन सबको बताइए इनके तीनों स्टेज क्या हैं और तीनों स्टेज को लेकर के आपकी क्या रणनीति रही है प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू के दौरान। जो संजय श्रीनी सर थे, जो लोक सेवा आयोग के फिलहाल में अध्यक्ष भी हैं, जी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप, भगवान आपको अगर वरदान दे कोई, तो आप बच्चा बने रहना चाहेंगे कि बड़े भी होना चाहेंगे। जी, वो ये चेक करना चाह रहे थे कि मैं किस तरीके से जवाब देता हूँ। मुझे लगा कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो कुछ ना कुछ उससे समझना चाह रहे थे। इन 20 प्रश्नों को 3 घंटे में जो करना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, कभी काफी बच्चों का ये भी होता है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया था? इंटरव्यू अलग से पार्ट है कि समग्र रूप से आपने इंटरव्यू को देखा जब से आप तैयारी फील्ड में आए? जो गार्जियंस हैं या फिर जो साथ में उनके बच्चे हैं, छात्र हैं, अगर वो इस फील्ड में आते हैं, केवल आए और इस फील्ड में काम करने लगे, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें सालों लग जाते हैं, लंबा समय भी लग जाता है, तो क्या उनको अपने करियर में अन्य ऑप्शंस रखने चाहिए या फिर किस स्टेज में आकर के उनको नए ऑप्शन तलाश करने चाहिए? लेकिन मैं तो ये कहूँगा जैसे कि आपको बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए। बैकअप प्लान से क्या होता है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक टेंशन नहीं होती है कि अगर UPSC में नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा। टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। पेपर आता है तो टेस्ट सीरीज अगर आप लगाएंगे 30-35 टेस्ट सीरीज अगर आप लगा देंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जितना पढ़ रहा था वो कितना काम आ रहा है और मेरा कितना स्कोर बन रहा है। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो आप अच्छी कोचिंग ले लेते हैं और अच्छा मेंटरशिप और गाइडेंस के तहत अपनी तैयारी शुरू करते हैं। और आर्थिक स्थिति अच्छी होने से ही आप टेस्ट सीरीज लगातार करते रहते हैं, क्योंकि लंबी जर्नी रहती है। मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज, इसमें काफी पैसा लगता है, तो एक सहायक के रूप में तो है। लेकिन अगर आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऐसी पर्सनालिटीज़ जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है, प्रेरक रही हैं, प्रेरणा बनी हैं बच्चों के लिए और लोगों के लिए, तो ऐसी पर्सनालिटीज़ को आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। इसी क्रम में आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हरदीपक सिंह जी। हरदीपक सिंह जी के बारे में मैं आपसे विशेष रूप से चर्चा करूंगा और इनकी जो यात्रा रही, तैयारी की यात्रा, स्टूडेंट लाइफ और क्या क्या चैलेंजेस रहे, इन पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। हरदीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया। जी, तो हरदीपक जी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। हरदीपक जी का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक जनपद पड़ता है हमीरपुर, और उसका राठ क्षेत्र अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में भी प्रसिद्ध क्षेत्र है। लेकिन बुंदेलखंड के साथ में जो एक सामान्य अवधारणा लोगों की बनी है कि क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, संसाधनों का अभाव है, विकास की मेन स्ट्रीम से पीछे छूटा है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों से निकल करके हरदीप जी बाहर आए और इन्होंने न केवल क्षेत्र का नाम रोशन किया, साथ ही साथ प्रदेश का भी नाम रोशन किया, लोगों के लिए प्रेरणा बने, उस क्षेत्र के लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा बने। तो इसी संदर्भ में आज अब हम लोग क्रमशः हरदीप जी से जो भी ऐसे उनकी तैयारी के दौरान चैलेंजेस आए, उनकी जो तैयारी की विकास यात्रा है, उन पर चर्चा करेंगे। तो हरदीपक जी, आप ये बताइए कि आपकी जो तैयारी है उसकी शुरुआत कब से हुई? आपके पहले मन में पहली बार कब ख्याल आया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? जी, क्या है ना कि मैंने BCom किया है अपने ग्रेजुएशन में जी, तो उसके बाद मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए जॉब के लिए। तो एक ऑप्शन मेरे पास था CA/CS का। जी जी, कुछ दोस्त मेरे CA/CS की तरफ जा रहे थे, कुछ LLB कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने मन में ये मेरे गाँव के ही जो सीरेन भाई साहब हैं वो MP में सिलेक्ट हुए थे, तो उनको देखते आ रहा था मैं कि ये सिलेक्ट हुए हैं,
इतना बदलाव ला सकते हैं समाज में उस सेवा के द्वारा। तो मुझे लगा कि इस तरफ जाना चाहिए और थोड़ा इज्जत भी मिलती है, प्रेस्टीज मिलती है और आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जी। तो फिर मैं मन बना के फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हरदीपक जी ने बताया कि तैयारी की जो प्रेरणा है इनके गांव के ही जो सीनियर थे उनसे मिली। ऐसे ही मुझे उम्मीद है इनसे भी जो नई पीढ़ी है, गांव के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो भी प्रेरित होकर के तैयारी में आएंगे और अपने माँ बाप का और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। हरदीपक जी, ये बताइए कि जो बच्चे आते हैं तैयारी के लिए, तैयारी के दौरान बच्चों के साथ में कई चैलेंजेस आते हैं। आपकी भी जो तैयारी की शुरुआत होती है, तैयारी की शुरुआत में घर से बाहर निकलने से लेकर के दिल्ली तक पहुंचने और यहाँ पर तैयारी का जो परिवेश रहा, उस दौरान कौन कौन से चैलेंजेस आए, और अगर ऐसी कोई एक आध घटनाएं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है इस दौरान, तो उनके बारे में भी आप चर्चा करिए, बताइए। जी, मैं बीकॉम कर रहा था तो मुझे लगा तैयारी की तरफ जाना चाहिए। अब तैयारी करना है तो किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो शुरुआत में तो मैं कानपुर की एक छोटी सी कोचिंग में गया कुछ दिनों के लिए कि मुझे लगा कि कुछ गाइडेंस ले लिया जाए, तो मैं कानपुर एकेडमी में गया। लेकिन मुझे वहाँ लगा कि इधर पे आईएएस का एक अच्छा माहौल नहीं है, तो मैं अपना स्विच कर दिया दिल्ली की तरफ। अब जब दिल्ली आना था तो देखना था कि कोचिंग कौन सी लें, गाइडेंस अच्छा मिले, टीचर अच्छा मिले, यूपीएससी का ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट कर दे। तो उस हम जब गूगल पे कुछ चेक किया, कुछ दोस्तों से पूछा, तो दृष्टि का एक नाम आया सामने। तो मैं जब दिल्ली आया मैंने एडमिशन ले लिया अपना जी, और वहीं पर तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पर रहना एक थोड़ा सा था कि कोचिंग के पास रहा जाए, कहाँ रह जाए, तो कोचिंग के पास ही मैंने शुरुआत में अपना रूम ले लिया नेहरू विहार में जी। वहीं पर मैं रह के तैयारी शुरू कर दिया था। तो जैसा कि आपने बताया कि मेरी जो यात्रा हुई पहले घर से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, तो सीधी सी बात है, एक अगर सामान्य परिवार का व्यक्ति कोई भी सोचता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके साथ में आर्थिक चुनौतियां आती हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी आते हैं। तो आपके सामने ऐसी स्थितियां भी आई, और या इसके साथ ही आप ये बताइए कि आर्थिक जो स्तर है या स्थिति है किसी भी गार्जियन की या बच्चे की, वो तैयारी के लिए कितना सहायक और कितनी बाधक बन सकती है? आर्थिक स्थिति बहुत ज़रूरी है, आपकी अच्छी हो या फिर बुरी हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी चाहत कितनी है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे आईएएस या फिर पीसीएस बनना है। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो आप अच्छी कोचिंग ले लेते हैं और अच्छा मेंटरशिप और गाइडेंस के तहत अपना तैयारी शुरू करते हैं। और आर्थिक स्थिति अच्छे होने से ही आप टेस्ट सीरीज लगातार करते रहते हैं, क्योंकि लंबी जर्नी रहती है। मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज, इसमें काफ़ी पैसा लगता है, तो एक सहायक के रूप में तो है। लेकिन अगर आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हो, तो वर्तमान समय में तो ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो कम पैसों में भी अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत अच्छी कोचिंग हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आर्थिक स्थिति उतनी बाधक नहीं, बस आपकी रुचि, इंटरेस्ट होना चाहिए इस तैयारी करने के लिए। बिल्कुल सही बात हरदीपक जी ने बताई कि आर्थिक स्थिति एक सामान्य स्तर पर आपको प्रभावित कर सकती है, लेकिन आपके अगर उद्देश्य बड़े हैं, आपका लक्ष्य मजबूत है, तब आर्थिक स्थिति मायने नहीं आती है। वही बात जब हम चल पड़ते हैं तो फिर कारवां बनता चला जाता है। जब आप विकास यात्रा अपनी कोई भी तैयारी की आगे बढ़ा देते हैं, फिर सपोर्टिव चीज़ें और संसाधन आपको मुहैया होते जाते हैं, मिलते जाते हैं। अब हम आते हैं हरदीपक जी मूल विषय को लेकर के, जो एक सामान्य विद्यार्थियों के साथ रहता है कि भाई तैयारी कैसी होती है, क्या होता है इस दौरान, कौन कौन से स्टेज होते हैं प्रीलिम से लेकर मेंस और इंटरव्यू। तो आप हमारे जो छात्र हैं या फिर जो देखने वाले दर्शक हैं, आप उन सबको बताइए इनके तीनों स्टेज क्या हैं और तीनों स्टेज को लेकर के आपकी क्या रणनीति रही है प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू के दौरान। जी, जैसा कि यूपीएससी के तहत 3 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है और इंटरव्यू होता है जी। और तीनों स्तर अलग अलग होते हैं, लेकिन तैयारी हमको इंटीग्रेट करनी पड़ती है जी। अगर हम प्री की तैयारी करते हैं तो फिर उसको साथ मेंस को भी साथ लेके चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं इंटरव्यू की कुछ चीज़ें, जैसे आपको बोलना आना चाहिए, आपको कुछ चीज़ें जो है ना शुरुआत से ही ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ भी आपको मौका मिले डिस्कशन करने का, ये करिए आप। तो प्री के स्तर पर जैसे सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो सिलेबस को पहले आप पहले उसको सिलेबस को लेके समझे। जी। और प्री के स्तर पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जिसमें पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है। जी। तो अगर आपको प्री के स्तर पर आपने तैयारी शुरू करी है तो समझ बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी की बुक के तहत
शुरुआत में अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और नहीं ले रहे हैं तो भी आप एनसीईआरटी की किताबें 6 से 12 की 3-4 सब्जेक्ट की ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो समझ है बेहतर हो जाती है, आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो जाती है, जो सिलेबस उसके अंदर की जो चीज़ें होती है समझ में आ जाती हैं। उसके बाद ही आप क्या है ना कि बेसिक बुकों पर जाइए, जो अगर आपने ये पढ़ ली हैं तो फिर आप अच्छी बुक्स जो हैं उनकी लैंग्वेज और उनकी जो एक होता है क्रिटिकल लैंग्वेज उसको समझ सकते हैं। तो जैसे कि प्रीलिम्स के स्तर पर अगर आप पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ओवरऑल समझ आपकी बन जाएगी। उसके बाद आप बेसिक बुक जैसे लक्ष्मीकांत हो गई है, और मार्केट में जैसे राजेश मिश्रा सर के नोट्स हो गए हैं, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा है, स्पेक्ट्रम है, और इसी तरह और भी मार्केट में जैसे नोट्स हैं, इनके नोट्स हैं। मैं तो कोचिंग किया था तो मुझे काफ़ी कुछ हद तक कंटेंट वहाँ से मिलता रहा। तो प्री के स्तर पे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, फिर बेसिक बुक पढ़िए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। पेपर आता है तो टेस्ट सीरीज अगर आप लगाएंगे 30-35 टेस्ट सीरीज अगर आप लगा देंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जितना पढ़ रहा था वो कितना काम आ रहा है और मेरा कितना स्कोर बन रहा है। क्योंकि इसमें जीएस होता है और सीसेट होता है, तो दोनों सीसेट क्वालिफाइंग होता है और जीएस के नंबर जुड़ते हैं जिससे आपकी मेरिट बनती है। तो जीएस पे आपको ज़्यादा जोर देना है और सीसेट को बस क्वालिफाई के स्तर पर पढ़ के चलना है। अब आता है जैसे कि मेंस। तो मेंस इतना ब्रॉड है कि बहुत टाइम लगता है इसको कवर करने में। तो मेंस के तहत आप जैसे वही सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट और जुड़ जाते हैं। जैसे हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस जुड़ जाता है, और पॉलिटी में गवर्नेंस जुड़ जाता है सेकंड पेपर में, सोशल जस्टिस जुड़ जाता है। क्योंकि जीएस केस में 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस 4, और एक पेपर होता है निबंध का, और 6वां पेपर होता है आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट आपने रखा है। तो जीएस फर्स्ट के तहत आता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली सिलेबस। सेकंड के अंतर्गत आता है आपका पॉलिटी और गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। थर्ड के अंदर आता है साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। फोर्थ के अंदर आपका एथिक्स आ जाता है, तो एथिक्स, और उसके बाद आपका निबंध आ जाता है जो किसी भी अमूर्त और मूर्त किसी भी विषय से हो सकता है। निबंध आप तभी कर पाएंगे जब आपका जीएस का नॉलेज अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे टॉपिक इन्हीं से टच रहते हैं। और 5वें पे आ जाता है आपका ऑप्शनल, और ऑप्शनल में आपको जो रुचि हो जिस ऑप्शनल में उसको लेना चाहिए, क्योंकि इस ब्रॉड सिलेबस होता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हो तो लंबे समय तक आप उस ऑप्शनल को बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे इस स्तर पर। और मेंस के सर आपने बोला है, तो जैसे आप कोई कोचिंग ले रहे हैं जी, तो कोचिंग ले सकते हैं, चाहे ऑफलाइन हो कोचिंग या ऑनलाइन हो कोचिंग। जी। कोचिंग लेके आप अपना सिलेबस खत्म करेंगे, फिर उसका टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। उस पहले ही दिन से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आंसर राइटिंग की, क्योंकि आंसर राइटिंग ही मेन चीज़ है। आपका प्री निकल जाएगा, लेकिन आपको लिखना बहुत है। 6-7 पेपर होते हैं, तो उसको लगातार लिखना और इतने सारे सब्जेक्टों को 3 से 4 दिन में कवर करना, उसके लिए जरूरी है कि आपकी आंसर राइटिंग डेली स्तर पर होनी चाहिए। अच्छा, बच्चों के साथ एक साथ में समस्या आती है मेंस के दौरान टाइमिंग को लेकर के कि जो 20 प्रश्न हैं 3 घंटे के अंदर आपको करने हैं, इन 20 प्रश्नों को 3 घंटे में जो करना है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, कभी काफ़ी बच्चों का ये भी होता है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया था? पहले तो आपको सिलेबस, मतलब आपका सिलेबस की कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपके सारे सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कम से कम 15-20 सब्जेक्ट तो होते होंगे छोटे छोटे करके। जी। तो उनके पढ़ने के बाद उसके नोट्स बने होने चाहिए आपके। जी। अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो आप इनिशियल तौर पर फिर लास्ट में आप एग्जाम के टाइम पर रिविजन नहीं कर पाएंगे। जी। तो अगर आपके नोट्स बने होंगे, नोट्स बनने के बाद आप रिविजन कर चुके होंगे, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। उसके पश्चात आता है कि आपको जो माइंड में आपके जो मेमोराइज चीज़ें हो चुकी हैं, जो याद हो चुकी हैं, उसका प्रैक्टिस करिए कि कितना मैं लिख पाता हूँ। तो आपने जो कहा है कि 8 मिनट में फिर 7.5 मिनट में आपको पूरा कवर करना पड़ता है क्वेश्चन, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के तौर पर शुरुआत पे आप ऑप्शनल या फिर निबंध के स्तर पर आप लिखना शुरू करें, क्योंकि इसकी नॉलेज आपको शुरुआत के स्तर पर अच्छे से हो जाती है और इसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। एक ही रहता है, आपको जैसे निबंध है, किसी टॉपिक पे लिखना है तो पूरा निबंध उसी पे लिखना है। तो निबंध के थ्रू या फिर ऑप्शनल के थ्रू अपनी आप आंसर राइटिंग सही कर सकते हैं। उसके बाद ही आप जीएस पे जाइए, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन होते हैं बहुत एनालिटिकल होते हैं, बहुत सारे समालोचनात्मक करें, विश्लेषण करें, आलोचना करें, तो इनको घुमावदार क्वेश्चन होते हैं। तो आप जब सिंपल लिखना शुरू सीख जाएंगे, फिर आप जीएस के को कवर कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करिए डेली स्तर पे। आप डेली अपना A4 साइज पेज पे कोई भी क्वेश्चन जहां से भी मिल रहा है, खुद से क्वेश्चन बना लीजिए, खुद का ऐसे बना लीजिए, फिर मान लो जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उनकी स्कीम पे लिख दीजिए, डेली स्तर पे वो लिखिए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आप बार बार सिलेबस को रिवाइज करते हैं और आप इस तैयारी में जुड़े रहते हैं लगातार। अच्छा।
अच्छा, इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी, इंटरव्यू का जो आपने किया तो इंटरव्यू अलग से पार्ट है कि समग्र रूप से आपने इंटरव्यू को देखा जब से आप तैयारी फील्ड में आए? इसको इंटरव्यू अलग नहीं होता है, बस ये कि आपने जो प्री के लेवल पे पढ़ा है, मेंस के लेवल पढ़ा है, या फिर जो आपने समझ बनाई है, इंटरव्यू में आज से वो देखते हैं आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका उठना बैठना व्यवहार करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार की होती है। उसके पश्चात आते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन वो ऐसे पूछते हैं कि ओवरऑल सिलेबस से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कितनी समझ है। अगर आपको नॉलेज तो है लेकिन आप अपनी बात को समझा ही नहीं पा रहे हैं या फिर लेमन लैंग्वेज में रख नहीं पा रहे हैं, तो आप जनता से जोड़ नहीं पाएंगे। तो आपको जो है ना नॉलेज तो होनी चाहिए, उसको फिर सरल लैंग्वेज में बताना भी आना चाहिए, समझाना भी आना चाहिए, उसी को इंटरव्यू कहते हैं। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान जब आपका इंटरव्यू हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो उस दौरान कुछ एक ऐसे प्रश्न जो अटपटे लगे हों आपको, कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया था? जी, जो संजय श्रीनिवास सर थे, जो लोक सेवा आयोग के फिलहाल में अध्यक्ष भी हैं, जी। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप, भगवान आपको अगर वरदान दे कोई, तो आप बच्चा बने रहना चाहेंगे कि बड़े भी होना चाहेंगे? जी। तो वो ये चेक करना चाह रहे थे कि मैं किस तरीके से जवाब देता हूँ। मुझे लगा कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो कुछ ना कुछ उससे समझना चाह रहे थे। बिल्कुल। तो मैंने अपना जवाब दिया कि सर मैं बच्चा रहना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि इसके क्या फायदे हैं, और तो मैंने अपने फायदे बताए कि सर स्ट्रेस कम लेता है, बच्चा खेलता है कूदता है और थोड़ा सा जीवन को एक बड़े तौर पर नहीं देखता है। तो बोले इसका प्रशासन में कैसे यूज करेंगे? तो मैंने कहा सर छोटे छोटे टास्क बना के मैं काम करूंगा और अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को दोनों को साथ लेके चलूंगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन मुझे लगा कि सरल है, लेकिन ये बहुत ही आपके जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। बिल्कुल, ये प्रश्न एकदम आपकी जो साइकोलॉजी है उसको चेक करने से जुड़ा प्रश्न था और अच्छा प्रश्न था। अब इसी के साथ में आप ये बताइए मुझे, खासकर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेन रूप से तैयारी के दौरान ही कहिए, कि ऐसी स्थिति रहती है कि जब आपको एक तरफ आपके कर्तव्य हैं जो कहते हैं केवल और केवल आपको अपने टारगेट पे फोकस करना है, आपको अपने माँ बाप को छोड़ के किसी से भी कनेक्टिविटी नहीं रखनी है, साथ ही साथ एक ऐसा सामाजिक दायित्व रहता है, कुछ व्यक्तिगत संबंध भी रहते हैं, रिश्ते भी रहते हैं, जिनको लेकर के कभी मन में आता है कि नहीं मैं उनसे जुड़ूं, बात करूं, और ऐसी कुछ जो है चीज़ें रहती हैं। तो इनके बीच कोई भी छात्र जो है वो कोऑर्डिनेशन कैसे बनाए, सामाजिक संबंध, व्यक्तिगत रिश्ते और पढ़ाई? देखिए क्या है ना, ये तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है, एक सिलेबस बहुत बड़ा रहता है, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो अगर आप करिए, मतलब पढ़ाई, आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, 70% समय आप ना पढ़ाई में दे दीजिए, और जो बकाया 30% है वो अपना इंटरेस्ट में जो चीज़ें आती हैं वो करिए, हॉबी में जो पसंद की चीज़ें वो करिए। उससे क्या होगा कि आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा। और वैसे भी ये सिविल सर्विस की तैयारी लोगों से जोड़ने वाली तैयारी है। आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी है, उनकी समस्याओं को सुनना है। तो आप क्यों समाज से कटाव चाहते हैं? तो बस इतना हो सकता है कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहिए। आप अपॉर्चुनिटी, जैसे ओकेजन के तौर पर आप कहीं आप शादी में जा रहे हैं, शादी में जाइए, अपने फेस्टिवल को अच्छे से मनाइए, समाज को भी समझिए, जाके लोगों से मिलिए, और आपके अगर जैसे दोस्त है तो उनके साथ भी घूमिए फिरिए और एंजॉय करिए। लेकिन है कहीं ना कहीं माइंड में बैकअप में ये रहना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। अगर आपने सुबह पढ़ नहीं पाए तो शाम पढ़िए, शाम नहीं पढ़ पाए तो सुबह पढ़िए। कहीं ना कहीं दिन में आपको 8 से 10 घंटे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जो एक आम अवधारणा अभी तक बनी है कि भाई तैयारी का मतलब हुआ आपको कमरे में पैक हो जाना है, सामाजिक संबंध, सामाजिक सरोकारों से एकदम दूर रहना है। तो ये जो चीज़ रही और जो आपने बच्चों को सुझाया, तो अनडाउटली आज की जो तैयारी का दौर है, आज का जो सिविल सर्विसेज की डिमांड है, वो पहले की डिमांड की तुलना में बहुत बदल चुकी है। अब आप हर रचनात्मक कार्य से जुड़िए, हर ऐसे संबंधों का निर्वहन करिए जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं। आप कट करके अलग से, जीवन से कट के, समाज से कट के अलग से तैयारी करना बहुत बेहतरीन आज के समय में अब नहीं बचा है। बिल्कुल आपने सही बात बताई। और इसके साथ ही आप एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खासकर इमोशनल लेवल पर, चाहे वो इमोशन किसी भी लेवल के हैं, तो वो कैसी गलतियां करते हैं अपनी तैयारी के दौरान, चाहे माँ बाप है, परिवार है, चाहे अपने व्यक्तिगत रिश्ते हैं, इनको लेकर के स्टूडेंट्स कैसी गलतियां करते हैं? पहले तो जैसे तैयारी शुरू करता है जब स्टूडेंट, तो उसको लगता है कि एकदम से कटना है। आपने जैसे कहा, रूम में बंद कर लेता है अपने आप को, पेरेंट्स से भी बात नहीं करता है, दोस्त भी नहीं बनाता है,
और लड़कियों से तो बहुत दूर रहता है, सोचता है कि लड़कियों से बात करेंगे, अट्रैक्शन होगा, टाइम वेस्ट होगा। क्या है ना कि आप लड़के भी दोस्त बनाइए, लड़कियां भी दोस्त बनाइए, दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जी। दोनों की लाइफ स्टाइल अलग होती है, दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है। तो आप दोनों जेंडरों की जो विशेषताएं हैं उनको लेके चलिए और दोस्त बनाइए, वो किसी भी जेंडर का हो सकता है। माँ बाप से भी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये कि आप वही बात कह रहे हो ना, मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक पार्ट छूट जाएगा, जो कि बाद में आपको शायद डिप्रेशन की तौर पर ले जाए अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और हो भी गया तो आपको ये लगेगा कि मैं मैनेज करके नहीं चलाऊं। हर चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी आपको, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और तैयारी भी। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो तैयारी का दौर है, इस दौर में आपको अपने जो मनोवैज्ञानिक विकास है, बौद्धिक क्षमताएं हैं, मस्तिष्क का समग्र विकास कह सकते हैं, वो केवल और केवल समाज से कट के या एक दिशा में चल के नहीं होता है। आपकी तैयारी और व्यक्तित्व ऐसा बनना चाहिए जो हर दिशा से जुड़ा हुआ हो, हर व्यक्ति को समझे, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो कोई भी जो है क्षेत्र हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी या समाज हो, हर एक से जुड़ करके आपको जो है चलना है और लोगों को समझना है। इसके साथ में ही मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो गार्जियंस हैं, छात्रों की तो हमने बात की, उनकी तैयारी को लेकर के आपने सुझाव दिए, आपने अपने अनुभव उनसे शेयर किए। इसके साथ ही आप बताइए, जो गार्जियंस हैं या फिर जो साथ में उनके बच्चे हैं, छात्र हैं, उन लोगों को अगर वो इस फील्ड में आते हैं तो क्या केवल आए और इस फील्ड में काम करने लगे सालों तक, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें सालों लग जाते हैं, एक लंबा समय भी लग जाता है, तो क्या उनको अपने करियर में अन्य ऑप्शंस रखने चाहिए या फिर किस स्टेज में आकर के उनको नए ऑप्शन तलाश करने चाहिए या उन पर भी विचार करना चाहिए? तो इसके बारे में आप बताइए। सिविल सर्विसेज, चूँकि सब जानते हैं कि भाई सिविल सर्विसेज में जो एक तरीके से सक्सेस रेट है वो देखा जाए 2 या 3% ही लोग सक्सेस हो पाते हैं और बहुत से लोग फ्लॉप भी होते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में बताइए कि ऑप्शन लेकर के आदमी को चलना चाहिए कि वही बात है कि अर्जुन की तरह हमने एक ठान लिया और उसी पर आज चलने का दौर है? देखिए, जैसा कि आपने कहा है कि ऑप्शन लेके चलना है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है, आपके फादर मतलब जॉब में है या फिर मान लो उनके पास इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही गोल पे फिक्स कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि वो लंबे समय तक की तैयारी है, आपको फाइनेंस चाहिए होगा। और लेकिन मैं तो ये कहूँगा जैसे कि आपको बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए। बैकअप प्लान से क्या होता है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक टेंशन नहीं होती है कि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा। और मैं तो कहूँगा जैसे आपने बीकॉम किया, फिर बीए किया है, बीएससी किया है, उसके बाद पीजी करिए। पीजी के बाद आप अगर टीचिंग लाइन ओपन करना चाहते तो आप बीएड भी कर लीजिए। और टीचिंग लाइन में अगर आप और भी आगे जाना चाहते तो नेट जेआरएफ भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि आपकी एक टीचिंग लाइन आपकी ओपन हो जाएगी और यूपीएससी चलता रहेगा। अगर बाई चांस अगर यहाँ नहीं होता है, जैसे सक्सेस रेशियो आपने बताया कम होता है, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं आप टीचिंग की तरफ। और टीचिंग में एक असम्मानित जॉब होती है, आप देश को जो आप आईएएस बन के दे सकते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आप टीचर बन के भी जो है ना बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं और समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया, जो विकल्प हैं, विकल्पों में कई विकल्प हैं। कुछ बच्चे जेआरएफ नेट की तैयारी कर सकते हैं, एलएलबी है, या फिर ऐसे कई प्रोफेशनल वर्क हैं। यानी कहने का मतलब दीपक जी का ये है कि जो भी अभिभावक अगर अपने बच्चों को तैयारी के क्षेत्र में लाते हैं तो उस तैयारी के दौरान उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के कुछ ऐसे विकल्प होने चाहिए, खासकर एकेडमिक क्षेत्र में बच्चों को बिल्कुल कि उन्होंने ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन कर लिया और उनकी पढ़ाई रोक दी। आप तैयारी करिए, साथ ही साथ अपना एकेडमिक को भी जारी रखिए। वो चीज़ें आपके लिए काम भी आएंगी और आपके नए विकल्प भी खोलेंगी। अब अंतिम रूप से आप मेरे दर्शकों को बताइए कि अगर जो भी बच्चा तैयारी के लिए आता है या जो भी अभिभावक बच्चों को तैयारी कराना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका एक तरीके से जो निचोड़ है कि अगर मैं होता गार्जियन तो मैं ये करता, अगर मैं स्टूडेंट अब की स्थिति में स्टूडेंट लाइफ में प्रवेश करता तो मैं ये करता। तो कुछ ऐसे सुझाव दीजिए बच्चों को, साथ ही साथ अभिभावकों को, जिससे वे अपने बच्चों को उस हिसाब से मार्गदर्शित कर सकें, आगे बढ़ा सकें, इस फील्ड में ला सकें। जी, अगर यदि मैं गार्जियंस होता तो पहले तो मैं बच्चे से पूछता कि आप उसका इंटरेस्ट इस तरफ है कि नहीं। जी जी। बिना इंटरेस्ट के वो लंबे समय तक इस पढ़ाई से जुड़ा नहीं रह सकता है।
तो पहले तो इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते कि वास्तव में अगर उसका पढ़ाई की तरफ रुझान है या फिर यूपीएससी करना चाहता है, आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहता है, तो उसको क्या करता मैं फिर एक कोचिंग की अच्छी सी कोचिंग पता करता कि कोई अच्छी सी कोचिंग है जहाँ आपकी स्टडी अच्छी हो, जिसका सक्सेस रेशियो अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा देता हो, तो उस तरफ उसका एडमिशन करवाता। फिर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक जुड़ा रहता है और कितना तैयारी करके अपना सिलेक्शन लेता है। अगर स्टूडेंट होता तो अपने वही आपको अपना एप्टीट्यूड पता होना चाहिए कि मुझे करना है, कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, इन सबको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितने लंबे समय तक आपको अपने आप से जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस फुल करना पड़ेगा। तो एज ए स्टूडेंट में ये सब अपने आप का एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट समझ के फिर इस फील्ड में आता। जब इस फील्ड में आ जाता तो फिर मैं ये सोचता कि कोचिंग अच्छी मिलनी चाहिए। कोचिंग चाहे वो ऑफलाइन हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, क्योंकि बिना मेंटरशिप के आप अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से क्या होता है कि आप कुछ समय तक तो पढ़ते हैं, 1-2 महीने अच्छे, उसके बाद आपको लगता है सिलेबस बहुत बड़ा है और मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, आपको टेंशन होने लगती है, आप छोड़ देते हैं बीच में, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत पेचीदे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं इसके। अगर कोई गाइडेंस नहीं रहेगा तो आप 1-2 महीने अच्छे से पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, शायद एक लंबी जर्नी उसको आप स्वयं से कवर ना कर पाएँ। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके पास कोई मेंटर हो, कोई भैया हो या फिर कोई कोचिंग हो ऑनलाइन या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग हो। इससे क्या होता है कि आपको बिना मेहनत के 1-2 साल के अंतर्गत अपना पूरा सिलेबस कवर होता है, उसके बाद सेल्फ स्टडी खुद ही करनी पड़ती है, उसके बाद ही एग्जाम निकलता है। जी जी, हरदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, साथ ही साथ ऐसी प्रेरक बातें जो बच्चों के लिए ज़रूरी थी, साथ ही साथ गार्जियंस को भी, क्योंकि होता क्या है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, बुंदेलखंड का क्षेत्र है या फिर पूर्वांचल का या कोई भी ऐसा सीमांत क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के पास ऐसी जानकारियाँ नहीं हैं, चूँकि हम लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर मार्गदर्शक मिलेंगे, आपके साथ में लोग जुड़े रहेंगे। लेकिन जिन क्षेत्रों में लोगों के पास ऐसी जानकारियाँ नहीं हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हरदीपक जी के माध्यम से जानेंगे। और साथ ही साथ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बच्चे आपसे विशेष रूप से प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। और जैसे आज आपने अपने सीनियर का नाम लिया, ऐसे ही वो बच्चे निकल करके आगे नाम लेंगे कि हरदीप भैया के साथ में या उनसे प्रेरित होकर के मैं तैयारी में आया हूँ। तो ये आपने बहुत सब समग्र रूप से चीज़ों को विश्लेषित किया, समझाया। और साथ ही में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि हरदीपक जी मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं तो तैयारी के दौरान। तो हरदीपक जी का बहुत ही बेहतरीन स्कोर रहा है और बहुत अच्छा करते थे, तो इसलिए मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और साथ ही साथ अब चूँकि ये मुझे लग रहा है कि 1-आध महीने में ज्वाइनिंग भी इनके होने वाली है, अब ये जाएंगे पुस्तक से, ज्ञान से, अब ये क्षेत्र में, समाज में जुड़ेंगे, प्रशासन में जुड़ेंगे और इनके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना देता हूँ। और साथ ही साथ अपेक्षा करता हूँ कि जहाँ भी रहेंगे वो अपने कर्तव्यों में का निर्वहन अच्छी तरीके से करेंगे और साथ ही साथ बच्चों को प्रेरित भी करते रहेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिससे मैं अपनी बात रख सकूं और मुझसे कुछ बच्चे, जितने भी बच्चे प्रेरणा ले सके, मुझे बहुत खुशी होगी। जी, ठीक, धन्यवाद।